की वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस बैंक के अराउंड बहुत ज्यादा हाइप बिल्ड किया जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ये अगला बैंकिंग सुपर पावर बनेगा, कुछ लोग बोलते हैं कि ये अगला मल्टी बैगर बैंकिंग स्टॉक बनेगा और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये अगला एचडीएफसी बैंक बनेगा। तो लोग इस बैंक के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं और लोगों को क्यों लगता है कि ये जो मिड कैप बैंकिंग कंपनी है ये कभी लार्ज कैप बन सकता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे और हम इस कंपनी का एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इसका बिजनेस मॉडल भी देखेंगे, जिसके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बैंक में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इस बैंक के अराउंड इतना ज्यादा हाइप बिल्ड किया जा रहा है और इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जो बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं उनको एनालाइज करने का बेसिक्स जो होता है उसको पहले समझते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने वो 1 लाख रुपए किसी बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक ने आपको इस 1 लाख के ऊपर अराउंड 5% का इंटरेस्ट देने का वादा किया। तो यहाँ पर ये जो 5% का इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड हो गया। यानी जो भी फंड रेज कर रहा है बैंक या जो भी फंड रिसीव कर रहा है बैंक, उसके ऊपर जो कॉस्ट लगता है, उसके ऊपर जो कॉस्ट बैंक को बेयर करना पड़ता है वो हो गया 5%। और उसके बाद बैंक क्या करता है, आपका जो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट है उसको 10,000 रुपए के 10 लोन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और लोगों को ये लोन दे देगा। और जो भी ये लोन देता है इसके ऊपर ये इंटरेस्ट कितना चार्ज करता है, 10% का इंटरेस्ट चार्ज करता है। और उसी 10% इंटरेस्ट में से आपका जो 5% है वो पे कर देता है और उसके बाद बाकी का जो 5% है वो बैंक का प्रॉफिट्स हो जाएगा। लेकिन जो लोन्स बैंक देता है उसमें से कुछ लोन्स डिफॉल्ट भी हो जाते हैं और ये जो डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी है या जो डिफॉल्ट का रिस्क है इसको हम रिस्क ऑन लोन बुलाएंगे। और जितना ये रिस्क ज्यादा होता है बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उतना ही कम होता है, क्योंकि अगर ज्यादा डिफॉल्ट होते हैं तो ऑब्वियसली बैंक को ज्यादा घाटा होगा, इसलिए बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। या कुछ केसेस में तो अगर ये रिस्क ऑन लोन बहुत ज्यादा होता है तो बैंक्स को घाटा भी हो सकता है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि अगर बैंक को ग्रो करना है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स कलेक्ट करना पड़ेगा। ज्यादा डिपॉजिट्स मतलब ये ज्यादा लोन्स दे पाएगा और जब ये ज्यादा लोन्स देगा तो इसको इंटरेस्ट के रूप में और ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने का मौका मिलेगा। तो ये होता है किसी भी बैंक का बिजनेस मॉडल। तो अभी इस बिजनेस मॉडल को देख के अगर हमें यह पता लगाना है कि किसी अच्छे बैंक की क्वालिटीज क्या होती है जहां पर बैंक ग्रो भी करे और प्रॉफिटेबल भी रहे, तो उस बैंक की क्वालिटीज कुछ इस तरीके से रहेंगी: लो कॉस्ट ऑफ फंड्स, लो रिस्क ऑन लोन्स एंड मोर फंड्स फॉर एक्सपेंशन। यानी जो डिपॉजिट्स कलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर उनको कम खर्चा बेयर करना पड़ेगा और जो लोन्स देते हैं वहां पर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी कम होना पड़ेगा और इसके साथ साथ इनके पास कंटिन्यूअसली डिपॉजिट्स ज्यादा आने पड़ेंगे जिससे ये अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड कर पाए। तो ये होते हैं किसी भी एक अच्छा प्रॉस्परस और ग्रोइंग बैंक की क्वालिटीज। तो अभी हम इन्हीं क्वालिटीज को मद्देनजर में रखते हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एनालाइज करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कितनी अच्छी क्वालिटी वाला बैंक है। तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना दिसंबर 18 2018 को हुआ था और इस बैंक का फॉर्मेशन दो कंपनीज के मर्जर से हुआ था, जहां पर पहला कंपनी था आईडीएफसी बैंक और दूसरा कंपनी था कैपिटल फर्स्ट। तो अभी सवाल आता है कि एक बैंक को और एक एनबीएफसी को मर्ज करने का फायदा क्या है, कोई ऐसा क्यों करेगा। तो इसको समझने के लिए मुझे इन दोनों कंपनीज का थोड़ा प्री मर्जर इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप आईडीएफसी की बात करेंगे तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बिजनेस में था, जहां पर ये होलसेल लोन्स देता था जिसकी मदद से ये बड़े बड़े ये जो मैसिव प्रोजेक्ट्स होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर के उनको फाइनेंस करता था। और उसके बाद 2015 में आईडीएफसी ने अपना जो लेंडिंग बिजनेस है उसको डीमर्ज कर दिया टू आईडीएफसी बैंक। तो अभी ये जो अच्छी बैंक की क्वालिटीज होती है उनके हिसाब से अगर आप आईडीएफसी बैंक को एनालाइज करेंगे तो इस कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है तो वो लो था, क्योंकि इसके पास अच्छे खासे डिपॉजिट्स आते थे एंड यूजुअली डिपॉजिट्स आर द लो कॉस्ट फंड्स। और उसके बाद अगर आप रिस्क ऑन लोन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर इनका जो लोन बुक था वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर और होलसेल लोन से भरा पड़ा था जो कि थोड़े रिस्की होते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी का जो मार्जिन है वो लो था, लेकिन रिस्क जो था लोन्स के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा हाई था। और उसके बाद अगर आप तीसरी क्वालिटी देखेंगे यानी फंड साइज फॉर एक्सपेंशन अगर आप देखेंगे तो इस बैंक के पास सफिशिएंट एसेट अंडर मैनेजमेंट था जिससे ये अपना जो बिजनेस है उसको तेजी से बढ़ा भी सकता था। जस्ट टू समराइज, आईडीएफसी बैंक के केस में कॉस्ट ऑफ फंड बढ़िया था, रिस्क ऑन लोन्स खराब था और फंड साइज फॉर एक्सपेंशन बढ़िया था। तो चलिए अभी बात करते हैं कैपिटल फर्स्ट के बारे में। और ये कंपनी फॉर्म हुआ था 2012 में और ये एक इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी था जो कि डेट फाइनेंसिंग करता था फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और इंडियन रिटेलर्स के लिए। और इस कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था रिटेल सेगमेंट में। और यूजुअली रिटेल सेगमेंट में जिस कंपनी का भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता है तो वहां पर यूजुअली क्या होता है, उनका जो कैपिटल सेफ्टी है यानी रिस्क ऑन लोन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इनका मार्जिन भी बहुत बढ़िया होता है। तो जिस तरीके से हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का
क्वालिटी चेक किया था उसी हिसाब से अगर हम कैपिटल फर्स्ट की भी क्वालिटी चेक करेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फंड है वो हाई था, क्योंकि कैपिटल फर्स्ट एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी था। यहाँ पर ये डायरेक्टली डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए इनको कहीं और तरीकों से फंड्स कलेक्ट करना पड़ता था जिनका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता था। जिससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, अगर आपको कॉस्ट ज्यादा बेयर करना पड़ रहा है तो आपके मार्जिन भी यहाँ पर थोड़ा कम हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप रिस्क ऑन लोन की बात करेंगे तो ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा रिटेल सेगमेंट में डील करता था, और जब भी रिटेल सेगमेंट में डील करते हैं तो यहाँ पर आपका जो लोन रिस्क होता है वो कम होता है और मार्जिन जो होता है वो हाई होता है। लेकिन वही अगर आप कंपनी का फंड साइज फॉर एक्सपेंशन देखेंगे तो इनके पास स्मॉलर एसेट अंडर मैनेजमेंट था, जिसकी वजह से ये तेजी से एक्सपेंड नहीं हो पाता था। सो जस्ट टू समराइज, कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ पर खराब था, रिस्क ऑन लोन एक्सीलेंट था और फंड साइज फॉर एक्सपेंशन यहाँ पर बहुत ही छोटा था। और अगर आपने डिस्कशन ध्यान से सुना है तो अभी तक आपने गेस कर लिया होगा, जो भी आईडीएफसी बैंक के वीकनेस थे वो कैपिटल फर्स्ट के स्ट्रेंथ थे, और जो भी कैपिटल फर्स्ट के वीकनेस थे वो आईडीएफसी बैंक के स्ट्रेंथ थे। और इसलिए इन दोनों कंपनी का जो मर्जर है वो एक विन विन सिचुएशन था, क्योंकि ये दोनों कंपनीज इस मर्जर से अपने जो वीकनेस है उसको एलिमिनेट कर सकते थे। और इसी रीजन की वजह से 2018 में इन दोनों कंपनीज को मर्ज करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बनाया गया, जिसमें वीकनेस बहुत ही कम थे लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थे। और जब इन दोनों कंपनीज का मर्जर हुआ तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक बड़ा टर्न अराउंड देखा, जहां पर कंपनी का जो फोकस है वो रिटेल सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इसका जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज होकर अराउंड 70 to 80 लाख तक पहुंच गया, और कंपनी का जो एसेट बेस है वो अराउंड 1.2 लाख से लेके 1.3 लाख करोड़ के बीच में था। और कंपनी ने 65% ऑफ द एसेट्स है उसको रिटेल सेगमेंट में डिप्लॉय कर दिया, जिससे इनका जो रिस्क है जो पहले बहुत ही ज्यादा था वो अभी बहुत ही कम हो गया। और कंपनी ने देखते ही देखते 580 ब्रांचेस की मदद से अपना जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिया। और इस बैंक में ये डेवलपमेंट्स इतने जल्दी हो रहे थे कि इन्वेस्टर्स इसको लेकर के बहुत ही एक्साइटेड हो गए। और इन्वेस्टर्स के एक्साइटमेंट का एक और बड़ा कारण ये भी था कि ये बैंक जो भी बता रहा था वो कर रहा था, और वो डायरेक्टली इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और बैलेंस शीट है उसमें रिफ्लेक्ट भी हो रहा था। तो चलिए इन चीजों के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का प्राइस चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 136% का रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। और अगर आप इसके प्रो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी लो है, क्योंकि वेल फंडेड कंपनी है। क्वालिटी चेक्स अभी भी पुअर बताया जा रहा है, लेकिन ग्रोथ स्कोर इसका टॉप परफॉर्मेंस में गिना जाता है। और अगर आप कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखेंगे तो अभी हायर साइड में नजर आ रहा है, अराउंड 76.31 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। वही अगर आप सेक्टर पी देखेंगे तो ये अराउंड 26.67 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशन अभी थोड़ा ज्यादा है। और यूजुअली वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी अच्छा रहता है, फंडामेंटली स्ट्रांग रहता है, तो ऐसे कंपनीज को करेक्शंस पे या मार्केट डिप्स में बाय करने के लिए प्रेफर करते हैं, जहां पर उनको ये कंपनीज थोड़े सस्ते वैल्यूएशन पे मिल जाते हैं। चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। तो 2018 में यह मर्जर हुआ, तो उस टाइम 2018 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 10,218 करोड़ था। और वही फास्ट फॉरवर्ड अगर आपको 2021 का देखेंगे तो इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुका है सिर्फ 3 साल में ही, जहां पर कंपनी ने अराउंड 18,221 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है। तो अभी आपको ये देख के लग रहा होगा कि इन्वेस्टर्स इतना ज्यादा एक्साइटेड इस कंपनी के बारे में क्यों है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और तेजी से अपना जो रेवेन्यू है उसको एक्सपैंड कर रहा है। और वही अगर आप कंपनी का नेट इनकम देखेंगे तो नेट इनकम देखिए 2018 में 879 करोड़ था, 2019 में इसने लॉस पोस्ट किया, 2020 में भी इसने लॉस पोस्ट किया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये फिर से वापस प्रॉफिट में आ गया। और प्रॉफिट में आके इसने अराउंड 483.18 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने रजिस्टर किया। तो यहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट है वो इसके वैल्यूएशन को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि अभी इसने जो नेट प्रॉफिट कमाया है इतने बड़े रेवेन्यू के ऊपर, वहां पर इसका मार्जिन जो है वो बस 5% है, जो कि पहले अराउंड 15 से लेके 20% के बीच में हुआ करता था। और इसीलिए मे भी इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आगे आने वाले टाइम में इसका मार्जिन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा, और अर्निंग्स पर शेयर बढ़ा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो अराउंड 20 से लेके 25 के बीच में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है इसके हायर वैल्यूएशन का। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आपको डिप्स का इंतजार करना है, मार्केट करेक्शंस का इंतजार करना है। और उसके बाद अभी मर्जर के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो भी चेंज हो चुका है, जहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक रिटेल बैंक बनने के लिए एम करता है, टारगेट रखता है। और ये कैसा करना चाहता है, ये पहला ये जो कैपिटल फर्स्ट का जो बिजनेस मॉडल है जो कि रिटेल बेस्ड बिजनेस मॉडल है उसको, और ये जो आईडीएफसी बैंक का कैपिटल और नेटवर्क है उसको कंबाइन करके इसका जो रिटेल बिजनेस है वो तेजी से बढ़ाना चाहता है।
और जिसके लिए ज्यादा फोकस था स्ट्रॉन्ग ब्रांच ऑफ नेटवर्क्स बिल्ड करने का और रूरल में जो इनका प्रेजेंस है उसको इंक्रीज करने का, जिसे धीरे धीरे कंपनी अपना जो रिटेल सेगमेंट बिजनेस है उसको एक्सपैंड करना चाहता है और अल्टीमेटली एक रिटेल बैंक बनना चाहता है। लेकिन ये जो चेंज इन बिजनेस प्लान है या नया बिजनेस प्लान है ये कितना अच्छे से काम कर रहा है और इसे रिजल्ट क्या क्या निकल के आ रहा है वो भी देख लेते हैं, जिससे हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि जो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिजनेस चेंजेस के जरिए अचीव करना चाहता है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप 2018 में अगर आप देखिए तो कंपनी के पास जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो अराउंड 73,000 करोड़ थे और इन 73,000 करोड़ में मात्र 10% रिटेल एसेट से, मतलब जो रिटेलर्स से जो इन्होंने पैसा कलेक्ट किया था डिपॉजिट्स के रूप में या फंड्स के रूप में, उनका शेयर इसमें मात्र 10% था। और वही अगर आप 2021 की डेटा देखेंगे तो अभी कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 73,000 करोड़ से इंक्रीज होकर अभी 1,17,000 करोड़ हो गया है और इस 1,17,000 करोड़ में 64% जो है वो रिटेल एसेट है। तो यहाँ पर देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है 2018 में, जहां पर सिर्फ 10% रिटेल एसेट्स थे, 2021 में वो 64% हो गए। यानी कंपनी का जो रिटेल एसेट है उसका शेयर जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो उतना ही कम होता जाएगा और जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा उनका मार्जिन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस बैंक का जो बिजनेस मॉडल है उसका पहला सक्सेस प्रूफ मिलता है इसके इंक्रीजिंग रिटेल एसेट्स के रूप में। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इसका कासा रेशियो। तो यहाँ पर कासा रेशियो क्या होता है, बैंक्स के पास जो भी फंड्स मिलते हैं, जो भी डिपॉजिट मिलते हैं, उनमें से करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट्स का रेशियो कितना है या परसेंटेज कितना है वो बताता है हमारा कासा रेशियो। क्योंकि ये जो कासा रेशियो होता है वो बहुत ही चीप सोर्स ऑफ फंड्स होता है बैंक के लिए, क्योंकि जो भी करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट होते हैं वहां पर बैंक बहुत ही कम इंटरेस्ट पे करता है, जिससे उनका बहुत ज्यादा मार्जिन बच जाता है। और इसलिए किसी भी बैंक के लिए जो कासा रेशियो होता है वो जितना ज्यादा होता है वो उतना ही उस बैंक के लिए बेटर होता है। और अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे तो इसका जो कासा रेशियो है वो अराउंड 51.75% है, यानी जो भी इसके पास टोटल फंड्स है उसमें से 51.75% इसके करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट से आते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और उसके अलावा इसका जो कासा रेशियो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज भी हो रहा है, जो कि एक दूसरा अच्छा सिंबल है जिससे बैंक कंटिन्यूसली अपना जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसको डिक्रीज कर पा रहा है। और तीसरा पॉइंट आता है इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीएस। तो एनपीएस Q3 में यानी Q3 2019 में अराउंड 3.1% थे और वही Q4 2021 में ये 3.1% से इंक्रीज होके 5.09% हो गए। तो यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंक्रीज हो गए, जो कि किसी भी बैंक के लिए अच्छी बात नहीं होती है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक अच्छा क्वालिटी आप ये बता सकते हैं कि जब भी प्रॉब्लम आता है तो ये बैंक उसको टैकल करने की कोशिश करता है। और इसीलिए जब एनपीए इंक्रीज होने शुरू हुए तो बैंक ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो एनपीएस है उसमें ज्यादा से ज्यादा ये जो होलसेल और इंफ्रा लोन्स है वही भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो एनपीए है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इसका जो रिटेल बिजनेस है वहां से एनपीए बहुत ही कम थे, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, अपना जो रिटेल लोन का जो बिजनेस है उसको ज्यादा बढ़ावा देना शुरू कर दिया और इनका जो इंफ्रा और होलसेल लोन्स का जो बिजनेस है उन प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे वो रिड्यूस करने लगे। जिससे क्या होगा, अगर वो ये जो बड़े बड़े लोन्स होते हैं, इंफ्रा और होलसेल लोन्स होते हैं, अगर उनको देना ही कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका कैपिटल रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि बैंक अपना जो कैपिटल है उसको ऐसे रिस्की लोन्स में डिप्लॉय ही नहीं कर रहा है। और उसके अलावा जो भी ये एग्जिस्टिंग इंफ्रा और होलसेल लोन्स है वहां पर ये एग्रेसिवली रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर में कौन एनपीए बन सकता है और उनको टैकल करने के लिए पूरा प्लान भी बना रहा है। और इन रीजंस की वजह से आगे आने वाले टाइम में इसका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का परसेंटेज है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और एनपीए के बाद आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको हम सीएआर भी बुलाते हैं। और ये रेशियो आपको ये बताता है कि आपका जो पैसा है जो आपने बैंक में रखा है वो सेफ है या नहीं। मतलब अगर कुछ कल बुरा होता है बैंक के साथ तो बैंक आपका पैसा लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा, वही बताता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और इसीलिए अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी बैंक में डिपॉजिट रखने के लिए जाते हैं तो वहां पर उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जरूर जान ले। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो उतना अच्छा नहीं था और इसी को टैकल करने के लिए बैंक ने क्या किया, उन्होंने एडिशनल इक्विटी कैपिटल ऑफ अराउंड 3,000 करोड़ रेज किया वाया QIP, जो कि अराउंड अप्रैल 6, 2021 को हुआ था। और अगर आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वहां पर ये क्लियरली विजिबल है, जब एक QIP हुआ था तो उसके बाद अप्रैल में इसका जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है वो 8.37 से ऑलमोस्ट डबल होकर अराउंड 16.88% हो गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बाइंग की वजह से नहीं हुआ है ओपन मार्केट से, बल्कि QIP में जो उन्होंने सब्सक्राइब करके शेयर्स लिया था उसकी वजह से ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का शेयर होल्डिंग बढ़ा है। और ये फंड रेज करने के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ अराउंड 16.32% पे आ गया
और बाय चांस अगर वो ये फंड रेज नहीं करते तो इसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो अराउंड 13.77% पे होता, जो कि एक टाइट जोन आप मान सकते थे। क्योंकि अगर आप आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आरबीआई के हिसाब से ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें मिनिमम ऑफ 9% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, और जो भी इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनको अराउंड 12% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी पड़ेगी। और इसलिए मैंने बताया था 13.77% जो है वो मिनिमम से बहुत ही क्लोज पे था, और अभी 16.32% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक कंफर्टेबल पोजीशन पे अभी वापस आ गया है। तो अभी तक हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सारे अच्छे क्वालिटीज जाने, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर थोड़े बुरे क्वालिटीज भी है, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट आता है होलसेल लोन्स का। तो अभी बैंक का जो होलसेल लोन शेयर है वो अराउंड 37% है टोटल लोन बुक में, और ये 37% अभी भी एक हाई रेशियो है, तो बैंक को जल्दी जल्दी इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है इसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जो कि अभी भी हाई है, क्योंकि अभी कंपनी हाई ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है, जिसकी वजह से इनकम के कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो अभी भी ज्यादा है। और उसके अलावा कंपनी एक लो फी बेस्ड इनकम बिजनेस मॉडल में काम करता है, जिससे फीस के आधार पे इसके जो रेवेन्यूज आते हैं वो अभी भी कम है, और कंपनी का आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उतना ज्यादा इंक्रीजिंग नहीं है। और उसके अलावा कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है वो अराउंड 8.35% है, जो कि रिलेटिवली थोड़ा हाई है। तो जैसा कि मैंने बताया था कंपनी अभी रिटेल बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो इसीलिए जो होलसेल लोन का जो शेयर है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। अगर कंपनी अपना जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है उसको कम करता है या फीस बेस्ड इनकम थोड़ा ज्यादा करता है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो जाएंगे। जब मार्जिन इंप्रूव होंगे तो रिटर्न ऑन एसेट रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। और इसीलिए अगर आप इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है उसको डेफिनेटली ट्रैक कीजिए, क्योंकि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के साथ बहुत सारे पैरामीटर्स लिंक्ड है। क्योंकि अगर ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस रिड्यूस होता है तो बैंक के कहीं और क्रूशियल पैरामीटर्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। एंड फाइनली अगर आप कंक्लूजन में देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। इसका रिटेल सेगमेंट जो है उसका मार्केट शेयर ज्यादा हो रहा है, और कंपनी का जो रिटेल सेगमेंट में प्रोडक्ट मिक्स है वो भी इंप्रूव हो रहा है। कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो रहा है, और इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो लोन बुक है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। और इस लोन बुक में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ज्यादा से ज्यादा फोकस है कि रिटेल लोन्स को ज्यादा बढ़ाया जाए, और ये जो होलसेल लोन्स है या इंफ्रा लोन्स है उनका शेयर कम किया जाए। तो ये था मेरा ओपिनियन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर, और ऐसे क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लाने के लिए हमारी टीम बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है। अगर आप हमारी टीम को अप्रिशिएट और मोटिवेट करना चाहते हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमारी टीम के बारे में जरूर कुछ लिख दीजिए।